ना डॉक्टर ना दवाई की ज़रूरत पड़े, जब नानी के घरेलू नुस्खे काम करे। किचन में छुपे हैं हज़ारों राज, तो जान लो आज क्या है वो राज। वेलकम टू किचन वैद्या शो। मैं हूँ रवीना सिंह, आपके लिए शो लेकर आई हूँ किचन वैद्या। किचन वैद्या का नाम सुनकर आप जान ही गए होंगे कि क्या है किचन में छुपा हुआ ऐसा इलाज जिसको जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेदा का नाम कितना बोलबाला रहा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब से एलोपैथिक मेडिसिन आई है, कहीं ना कहीं आयुर्वेदा दूर जाता जा रहा है। लोग इसको अपना नहीं रहे, शायद इसके असर को लेकर, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है बहुत जल्दी असर करती है बॉडी पर, बट आयुर्वेदा थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन आज आपको हम ऐसी डिजीज़ के बारे में बताएंगे जिसमें आयुर्वेदा का काफ़ी काम आ रहा है। यहाँ तक कि एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो मरीज, लेकिन जब से उन्होंने आयुर्वेदा को अपनाया है तब से उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है। तो मैं अकेले ही आपको आयुर्वेदा के बारे में नहीं बताऊंगी, होम रेमेडीज़ के बारे में नहीं बताऊंगी। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मंजर अली जी, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हम विशेषज्ञ भी कह सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किचन वैद्या शो में मंजर। थैंक यू रवीना जी, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। जी, तो मंजर कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके, और काफ़ी सारी बातें करेंगे हम। तो मंजर, आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक होम रेमेडीज़ लोग अपना रहे हैं और कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जी, ऐसे तो मैं कहूँगा लोगों का अपना अपना मानना है, मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं उससे कुछ चीज़ों में आराम मिलता है, मगर ज़्यादा चीज़ों में नहीं। मगर ऐसा नहीं है। घरेलू नुस्खे या जो आयुर्वेदिक इलाज होता है उससे हर तरह की बीमारी में आराम मिल सकता है। राइट से इस बात पे तो मैं एग्री करती हूँ आपकी। आप ज़रा डॉक्टर साहब ये बता दीजिए किस डिज़ीज़ में हम आयुर्वेदा को अपना सकते हैं? जी, काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, मतलब मैं तो कहूँगा हर तरह की डिजीज़ में। जैसे आम डिजीज़ जैसे फीवर हो गया और जॉइंट पेन हो गया से लेकर के काफ़ी बड़ी बड़ी डिजीज़ जिसमें लोग यकीन भी नहीं करेंगे कि ये चीज़ें उसमें इलाज कर सकती हैं। अच्छा, अगर हम एक डिज़ीज़ की बात करें जो कि नेचुरली लोगों में देखने को मिल जाती है, एलर्जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एलर्जी कितने प्रकार की होती है? जी, एलर्जीज तो वैसे आमतौर पे देखा जाए तो ईयर्स की होती है, आँखों की होती है, एंड मोस्ट जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं वो होती हैं स्किन की। ओके, ठीक है। देखिए, दर्शकों को तो समझ आ रहा है कि एलर्जी कितने प्रकार की होती है, लेकिन इसके घरेलू नुस्खे हैं क्या? है ना क्यूरियोसिटी जानने की। हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, एलर्जी जो डिजीज़ है वो आमतौर पर हर किसी में देखने को मिल जाती है, क्योंकि एलर्जी काफ़ी टाइप्स की होती है, जैसे कि आपने बताया आइज़ एलर्जी, नोज़ एलर्जी और बहुत सारी होती है। लेकिन अगर किसी को स्किन एलर्जी हो गई है तो वो क्या रेमेडी अपना सकता है? जी, स्किन एलर्जी तो आमतौर पे होती हैं लोगों को, एंड वो काफ़ी आमतौर पे दिख भी जाती हैं कि किसी के स्किन में कोई मार्क है या कुछ है, तो आप समझ जाएंगे कि उसको स्किन एलर्जी है। तो इसका काफ़ी एक सिंपल सा इलाज है। जो दो चीज़ें इसमें लगती हैं वो हर घर में पाई जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, हर घर में। तो पहली जो चीज़ हो गई वो हो गई आपकी कोकोनट ऑयल, ऑब्वियसली हर घर में पाई जाती हैं। एंड दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी कपूर। ओके, जो नॉर्मली हर किसी के घर में अवेलेबल होती हैं चीज़ें। हाँ जी। हाँ, दर्शकों को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा एक खुशी भी होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर किसी के घर में ईजिली अवेलेबल होती है और कहीं से बाय भी नहीं करना पड़ता है। अगर हम कहीं एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें पेड करना पड़ जाता है, लेकिन घर में ही। एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मोस्टली एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो टेम्परेरी इलाज करती है, वो परमानेंट जड़ से नहीं मिटाती है। हाँ, इस बात से तो हम बिल्कुल सहमत हैं। परमानेंट अगर आपको इलाज चाहिए तो आयुर्वेदा पे बिलीव करना शुरू कर दीजिए, अपने दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी। देखिए, दूसरी जो डिजीज़ है वो बहुत ही मतलब कि आम जिंदगी में अक्सर देखने को डेली लाइफ में हो भी जाती है। लाइक किचन में इतनी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उनका खाना बनाते बनाते स्किन बर्न हो जाना। तो डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि स्किन बर्न की हमने सुना है कि स्टेजेस होती हैं। जी हाँ, स्किन बर्न 3 स्टेजेस में होता है, जिनमें से पहले के 2 स्टेजेस में हम आमतौर पे क्रीम लगा के या जो मैं अभी आपको नुस्खे बताऊंगा उनसे कर सकते हैं, मगर जो तीसरा स्टेज होता है उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा, क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल हो जाता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ना स्किन बर्न पर एक हमें प्रैक्टिकल दिखाइए।
ओके। हाँ, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक पेशेंट जिनका स्किन बर्न हो गया था और वो चाहते हैं कि आप लाइव उनको होम रेमेडीज़ बना के अप्लाई करें। सो स्टूडियो में आ जाइए अपर्णा जी। अब हमारे साथ स्टूडियो में अपर्णा जी है जिनकी स्किन बर्न हो गई थी और डॉक्टर साहब लाइव दिखाएंगे ट्रीटमेंट करके कि किस तरह से होम रेमेडीज़ को यूज़ करके वो स्किन बर्न को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली आप क्या दिखाने वाले हैं? ओके, तो अपर्णा जी पहले आप अपना हाथ दिखाइए। तो इसमें हमें चाहिए 2 चीज़ें। पहला हो गया कोकोनट ऑयल पिछली बार की तरह, एंड देसी घी। ये भी हर घर में पाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो अपर्णा जी पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कोकोनट ऑयल है हम उसको थोड़ा सा लेंगे। हाँ जी, तो कोकोनट ऑयल हम थोड़ा सा लेंगे एंड उसको हम आपके हाथों में रब करेंगे। ओके ओके, एंड उसके बाद हम देसी घी लेंगे, है ना, एंड उसे भी आपके हाथों में ऐसे रब करेंगे। तो जो आपको बर्न हुआ था उसमें आपको थोड़ा आराम मिल रहा है? हाँ, मुझको थोड़ा कूलिंग जैसा फील हो रहा है। मतलब जैसे मैं मेडिकल पे गई थी तो उस समय मेरे को ना, मैंने अप्लाई करा अपनी स्किन पर, बट वो ना उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझको। लेकिन मैंने ये यूज़ करा तो मेरे को थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे को ठीक हो जाएगा ये। तो अपर्णा जी ये बताइए, इससे पहले स्किन बर्न हुई थी आपकी, ये हाँ, तो अभी होम बहुत रेमेडीज आपकी अप्लाई किया हाथ पे। हाँ। इससे पहले आपने कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया था करना? मेरे को मेडिकल पर एक ट्यूब दिया था, जो मैंने यूज़ करा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। लेकिन ये वाला यूज़ करा तो उससे मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, फील अच्छा फील हो रहा है। तो मतलब ये रेमेडीज अब अपनाने वाले हैं? जी बिल्कुल। देखिए अपर्णा जी ने तो अपनी राय दे दी और दिखा भी दिया उनको कि कितना अच्छा फील हो रहा है होम रेमेडीज़ को अपना कर और अप्लाई कर कर। अब अपर्णा जी आप जा सकते हैं। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब ये हाँ जी। तो डॉक्टर साहब आपने अभी स्किन बर्न का हमें प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करेंगे जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में देखने को मिल रही है, अस्थमा बीमारी, अस्थमा डिजीज़। पहले तो हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए कि ये अस्थमा डिजीज़ है क्या? जी, अस्थमा हम आमतौर पे कहते हैं जो लोगों को सांस फूलने की बीमारी होती है। किसी वजह से अगर उनकी सांस फूल रही है तो आप कह सकते हैं उन्हें अस्थमा है। और वैसे ये काफ़ी आम है क्योंकि आमतौर पे ये होती है अगर कोई इंसान धूम्रपान कर रहा है उस वजह से, या अगर कोई इंसान किसी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है तो उसे भी हो जाती है। तो ये काफ़ी आम है। और अगर हमें अस्थमा हो गया है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है हमारी बॉडी में जो नज़र आना शुरू हो जाएंगे? अस्थमा आने वाले इंसान को तो आप देख के समझ जाओगे कि अगर थोड़ा भी वो किसी कंजेस्टेड एरिया में गया या किसी बंद एरिया में गया तो उसकी अचानक से सांस फूलने लग जाती है, वो बेचैन सा हो जाता है। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। और हमने ऐसा भी सुना है कि अगर अस्थमा ज़्यादा हो जाए किसी पेशेंट को तो शरीर के पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट करता है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर। हाँ जी, वो इंटरनल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है अस्थमा होने पे। तो आप बताइए कि इस अस्थमा जैसी बीमारी से अगर हमें दूर रहना है, अस्थमा बीमारी अगर किसी को भी हो गई है तो वो कौन सी होम रेमेडीज़ को अपनाएं, बताइए। जी, अस्थमा के लिए तो आप ये भी आमतौर पे घर पे मिलता है, आपको पता है। जैसे आपके घर पे भी होगा हल्दी, कॉमन सी चीज़ है। हाँ। एंड हनी, शहद। ओके। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको बस एक बोतल शहद लेनी है एंड हल्दी लेनी है। ओके ओके। और आपको उसे एक कप में मिक्स कर लेना है और उसमें थोड़ा पानी मिला लेना है। स्टूडियो में हमारे पेशेंट थे जिन्होंने हमसे ये सवाल भी किया था कि मैम अगर अस्थमा हो जाता है किसी पेशेंट को तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ अपनानी चाहिए। अच्छा जी, तो आप उन्हें बुलाइए और प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं। जी हाँ, तो हम स्टूडियो में बुलाना चाहेंगे अपर्णा जी जो कि दोबारा आ रही हैं स्टूडियो में, इससे पहले भी आ चुकी हैं। तो अपर्णा जी आपने हमसे सवाल किया था ना कि अस्थमा के लिए क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने खुद एक प्रैक्टिकल बना के दिखाया सामने आपके कि ये होम रेमेडीज़ जो कि किससे बनी है, ये हल्दी और शहद से। हाँ,
तो ये अगर किसी भी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने मुझसे शो से पहले पूछा था कि मैम अस्थमा का कोई मरीज़ है तो उसके लिए क्या होम रेमेडीज़ है, तो ये आप टेस्ट करके देखिए, आप ट्राई करिए एक बार। हो सकता है ये आपको पहले पीने में थोड़ा अजीब लगे, मगर ये बेस्ट इलाज है। टर्मरिक और हनी का मिक्सचर जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका टेस्ट थोड़ा अजीब है, बट मुझको फील हो रहा है कि मुझे लगता है कि उस मेडिसिन की मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाला जो घरेलू नुस्खे है ना वो बहुत ही बेस्ट है। आपका एक और सवाल था। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरे को ना अक्सर बुखार होता रहता है रोज़मर्रा तो की ज़िंदगी हाँ, में? रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो उसका क्या इलाज होगा ऐसा? जी, इसका इलाज तो मैं कहूँगा, आप खाने में मसाले डालती हैं? हाँ तो आपके घर पे मसाले ज़रूर होंगे। जी बिल्कुल। और आपके घर पे तुलसी भी होगी। बिल्कुल। तो इसका एक आम सा इलाज है, लौंग और तुलसी के पत्ते। जी। तो आपको क्या करना है, लौंग और तुलसी के पत्ते ले लेने हैं एंड उसको मिक्स करके आपको जैसा आपने इसको मिक्स करके पिया वैसे ही आपको उसको मिक्स करके पी लेना है और मतलब आपको एक आराम तरह से मिलेगा। इसका काढ़ा बनाना है। जी हाँ। ओके, पानी में, गर्म हाँ पानी जी, में। गर्म पानी में आपको पानी गर्म करके इसको मिक्स करना और है। इसके टेस्ट के लिए आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक लेमन है। भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काढ़े टाइप में इसका आप सेवन कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं आपसे इसका ही सेवन करूँगी। जी, धन्यवाद अपर्णा जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, शुक्रिया। तो देखा दर्शकों को आई होप सो कि समझ आ गया होगा कि बुखार में और अस्थमा में कौन सी रेमेडीज़ कामगार है, और इस रेमेडीज़ को तो हर कोई अपनाने वाला है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी घर में इजीली अवेलेबल होती है और मार्केट भी जाना नहीं पड़ता है, सभी यूज़ करते हैं। कोविड टाइम में भी होम रेमेडीज़ काम आई थी, जहाँ एलोपैथिक फेल हो गई थी वहाँ होम रेमेडीज़ काम आई थी। तो नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है सर जॉइंट पेन। जॉइंट पेन बताइए किस तरह से हो जाता है, मतलब अगर पेशेंट है जॉइंट पेन का तो कैसे निजात पा सकता है इससे? जॉइंट पेन ये भी काफ़ी आम बीमारी है वैसे, और इसका भी इलाज काफ़ी आसान है जी। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था तुलसी के पत्ते वो मौजूद होते हैं लोगों के घरों में, तो आपको 8 से 10 तुलसी के पत्ते लेने हैं और सेंधा नमक। सेंधा नमक कुछ ऐसा दिखता है, आप लोगों को पता होगा, सबके घर पे भी होता है, और ऐसे नहीं भी तो आप उसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको इसको मिक्स करके सेम वही आपको अप्लाई करना है जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, और ये आपको इंस्टेंट आराम देगा। और डॉक्टर साहब मैंने ये भी सुना है कि एक गर्म पानी के टब में सेंधा नमक को डाल दिया जाए और फिर उसमें अपने पैरों को, जहाँ जॉइंट पेन है पैरों में, उसके अंदर बाथ टब के अंदर डाल के थोड़ा मतलब रिलैक्स फील होता है। हाँ जी, मतलब पानी में अगर सेंधा नमक की गर्म पानी में सेंधा नमक काफ़ी आपको आराम देगा पेन्स में, जहाँ भी आपको पेन हो रहा है आपको। तो दर्शकों, अगर आपको भी जॉइंट पेन जैसी समस्या है तो घर में सेंधा नमक तो ला के ही रख लीजिए, क्योंकि ये जो सेंधा नमक है ना, ये जॉइंट पेन का ऐसा नुस्खा है जो कि जॉइंट पेन को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो अब जो नेक्स्ट डिजीज़ है ना, ये डिजीज़ आजकल के बच्चों में बहुत देखने को मिल रही है। आजकल के बच्चों को घर के खाने से ज़्यादा बाहर का खाना पसंद है, यानी कि जंक फूड के दीवाने हैं। इतने दीवाने हैं कि वो घर का खाना भूल जाते हैं और इसी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग का सामना करना पड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी भी बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गया है तो उसके लिए क्या घरेलू नुस्खा है, बताइए। फूड पॉइजनिंग पहले क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स आने लगता है। हाँ जी, फूड पॉइजनिंग क्यों होता है कि जो हम लोग खाने का सेवन करते हैं वो हमारी बॉडी को उस तरीके से, मतलब खाना तो हम लोग इसलिए खाते हैं कि वो हमारी बॉडी को फ़ायदा दे, एनर्जी दे, बस कभी कभार क्या होता है कि जो खाना हम खाते हैं आमतौर पे बाहर का, तो उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को गलत तरीके से इफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से इंसान को फूड पॉइजनिंग होती है। हाँ, फूड पॉइजनिंग का जो सिम्टम है वो तो ऑब्वियस है कि आपको पेन हो रहा है स्टमक में, सो वो पता चल जाता है। सिम्टम्स मतलब क्या नज़र आते हैं? स्टमक पेन हो जाता है। हाँ जी, स्टमक पेन हो जाता है, थोड़ी शायद वीकनेस भी महसूस होती है। ऑब्वियसली, लाइक कोई इंसान अगर बीमार है तो उसको वीकनेस तो होगी। और अगर वो उसको फूड पॉइजनिंग हुआ है, एनर्जी ड्रिंक होते हैं, तो उसमें हमें क्या एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए फूड पॉइजनिंग में? जी, एनर्जी ड्रिंक घरेलू नुस्खा है, तो इसमें हमें क्या करना है, आपको पता है ये क्या है? हाँ, सौंफ। ये भी आपके घर पे पाया जाता होगा। जी बिल्कुल। तो आप गेस कर सकते हो आपको इससे क्या करना है जो आपको आराम मिलेगा? सेवन ही करना है सर इसका। हाँ जी, बट कैसे, किस चीज़ में? नहीं सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप है डॉक्टर साहब, आप बताइए।
तो इसे आपको मिक्स करना है गर्म पानी में और फिर आपको सेवन कर लेना है। ये आपको फूड पॉइजनिंग से आराम देगा। और हमने ये भी सुना है कि लेमन जूस भी अगर हम ले फूड पॉइजनिंग में वो भी बहुत आरामदायक होता है। हाँ जी, लेमन जूस। हाँ, लेमन जूस ये आपने देखा होगा, ये तो आमतौर पे लोग घर में सेवन करते ही हैं इसका। अगर बाई चांस किसी को हो जाए तो अब इंसान मार्केट में तो नहीं जाता है कि इनो लाए या एनॉल, बट वो वहीं पे लेमन जूस बना लेता है बिकॉज कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरियल पाए जाते हैं। हाँ जी। हाँ। तो आप होमवर्क करके आए हो। जी। सो डॉक्टर साहब ने घरेलू नुस्खों की और किन किन डिजीज़ में घरेलू नुस्खों को आजमाया जा सकता है, ये सारी बात आप तक पहुंचाई। और हमारे दर्शकों को भी जानकर बहुत खुशी हुई होगी कि हमारे किचन वैद्या में आज जिनको ऐसी जानकारी मिली कि वो इस जानकारी को आगे तक लेके जाएंगे। तो आपसे मिलकर और आपसे जुड़कर हमें बहुत खुशी हुई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।